हाँ जी। सर इसी टाइम इंग्लिश की क्लास भी लग रही है बेटे सिर्फ 5 आज के लिए, ठीक है? आप लोगों की जो क्लास है वो साइन करके लिए, वैसे तो आप जानते हैं कि आपकी क्लास 11 बजे से होती है, ठीक है? मुझे लगा कि मंडे को ठीक है आपकी क्लास ऑफ ना हो, इसलिए एक्चुअली 11 बजे मेरी ऑफलाइन क्लास है। अब क्योंकि मुझे 11 बजे ऑफलाइन क्लास में पहुंचना है, इसलिए मुझे बेटर लगा कि यार ऑफलाइन से बेटर है कि चलो मैं थोड़ा सा टाइम को प्रीपोन कर देता हूँ। ये सिर्फ आज के लिए, ठीक है? तो आप परेशान मत होइए, ठीक है? अगर साइमल्टेनियसली इंग्लिश की क्लास भी चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्लास को ठीक है बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में अटेंड कर लीजिएगा, आप यहाँ क्लास इंग्लिश की कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा आपको बाद में भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी से याद लगाइए लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे, बातचीत वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, कहाँ तक पढ़िए लास्ट क्लास में प्लीज एक बार याद दिला दीजिए। हाँ जी, जल्दी से बताइए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी एरा। दिस इज इंडियन नेशनल मूवमेंट, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट गांधी एरा या गांधीवादी युग। गांधी एरा या गांधीवादी युग के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था 1920 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि गांधी जी का ऐसा मानना था, गांधी जी का कहना था कि हमारे सहयोग की वजह से ही ब्रिटिश सरकार इतनी मजबूत हुई है, इसलिए हमें इसका असहयोग करना होगा, इसे कॉपरेट करना बंद करना पड़ेगा, स्वदेशी को अपनाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा, इवन विदेशी सेवाओं को भी हमें पूरी तरीके से छोड़ना होगा, चाहे वो वकालत करना हो, चाहे वो अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करना हो, चाहे वो अंग्रेजी सरकार के अधीन या ब्रिटिश सरकार के अधीन नौकरियां ही करना क्यों ना हो, इन सबको छोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कहा गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया गया। 1 अगस्त 1920 से शुरुआत हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, मैंने आपको बताया था। दैट मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त 1920। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई उसी दिन, लेकिन ऑन द सेम डे बाल गंगाधर तिलक डाइड, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई। ऑन द सेम डे बाल गंगाधर तिलक डाइड, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। ये आंदोलन शुरू हुआ और दोस्तों ध्यान रखेंगे क्योंकि उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, इसलिए इस आंदोलन के तहत होने वाले खर्चों के लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया। भाई हम लोग असहयोग आंदोलन करके किस उद्देश्य से रहे थे, क्योंकि हम चाहते थे स्वराज प्राप्त करना, सेल्फ रूल प्राप्त करना, और क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी तो उन्हीं के नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। और ऐसा कहते हैं कि विदिन 6 मंथ्स आंदोलन शुरू होने के और ये फंड बनाने के मात्र 6 महीनों के भीतर लिखेंगे मोर देन 1 करोड़ रुपी, मोर देन 1 करोड़ रुपीस वर कलेक्टेड, लिखेंगे मात्र 6 महीनों के भीतर इसमें 1 करोड़ से भी अधिक, मात्र 6 महीने के भीतर 1 करोड़ से भी अधिक धन इसमें जमा कर लिया गया। मैंने आपको बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी रिटर्न डिसाइड कैसे हिंद, गांधी जी के द्वारा कैसे हिंद की भी उपाधि वापस लौटा दी गई थी। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाले या अरेस्ट होने वाले सबसे पहले लीडर या सबसे पहले नेता कौन थे, तो ध्यान रखेंगे मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली सबसे पहले नेता थे जिन्हें असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान 17 नवंबर 1921 को लिखेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इंडिया, वेल्स के राजकुमार का भारत में आगमन हुआ, जिसका पुरजोर विरोध गांधी जी और अन्य नेताओं के द्वारा किया गया। और ध्यान रखेंगे 17 नवंबर 1921 को भी इसके आगमन के ही विरोध में सार्वजनिक हड़ताल की गई। इसी के आने के विरोध में इसी के आने के विरोध में एक सार्वजनिक हड़ताल की गई, क्योंकि इस समय यहाँ पर असहयोग आंदोलन चल रहा था। और आप कह सकते हैं कि ये पहला मौका था जब सबसे बड़ा जन आंदोलन पूरे देश में फैला हुआ था और हम कहीं ना कहीं इस आंदोलन में सक्सेसफुल हो रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि कैसे घटना घटी जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को बीच में ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से गांधी जी की बड़ी आलोचना हुई। और आप जानते हैं वो महत्वपूर्ण घटना इतिहास में प्रसिद्ध है जो कि 1922 में घटित हुई, ये कहलाती है लिखेंगे चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी, चौरी चौरा कांड। ये घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ही चौरी चौरा नामक स्थान की घटना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैला हुआ था। अब जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर लोग इस आंदोलन के तहत अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, जिनका नेतृत्व कर रहा था एक लीडर जिसका नाम था भगवान अहीर। तो ऐसा कहते हैं कि जब भगवान अहीर के नेतृत्व में सारे विरोध प्रदर्शन विरोध कर रहे थे तो वहीं पर पुलिस पहुंची और पुलिस कर्मियों ने जाकर भगवान अहीर की जबरदस्त पिटाई की, वहां पर गोलियां भी चली और जिसमें बुरी तरीके से भगवान अहीर घायल हो गया। और जब ऐसा हुआ तो आप जानते होंगे कि जो भीड़ थी, जो लोग थे, जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्रोधित हुए, वो नाराज हुए और इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने चौरी चौरा पुलिस चौकी में आग लगा दी। चौरी चौरा पुलिस चौकी में आग लगा दी गई भीड़ के द्वारा, वहां से चौकी के दरवाजे बंद कर दिए गए। और आप जानते होंगे इसी घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। आप कह सकते हैं भारत के इतिहास की एकमात्र घटना थी जब भारतीय ही हिंसा कर रहे थे और उसमें मरने वाले भी भारतीय थे, क्योंकि सारे के सारे पुलिसकर्मी इंडियन थे, भारतीय थे। इसी घटना को चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, चौरी चौरा कांड कहा जाता है। इस समय गांधी जी गुजरात के बारडोली में थे। गुजरात में एक स्थान है बारडोली, उस समय कांग्रेस की एक कार्यकारिणी बैठक में ही पार्टिसिपेट करने के लिए, सम्मिलित होने के लिए गांधी जी गुजरात गए हुए थे बारडोली। जब गांधी जी को इस बारे में पता चला कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना घटित हुई है, तो आप जानते हैं कि गांधी जी किसी भी तरीके से हिंसा को प्रमोट या हिंसा का समर्थन नहीं किया करते थे। उनके सारे के सारे आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसा से हुआ करते थे। तो बस फिर क्या था, इसी घटना के 7 दिन के बाद 12 फरवरी 1922 को लिखेंगे गांधी जी सस्पेंडेड दैट मूवमेंट, गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया या बंद कर दिया गया, जो कि बात कहाँ की है, गुजरात के बारडोली की। और क्योंकि हिंसात्मक घटना घटित हुई थी, 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसका दोष गांधी जी को दिया। भाई क्योंकि आंदोलन की अगुवाई तो कौन कर रहे थे, गांधी जी कर रहे थे। और क्योंकि इस आंदोलन की अगुवाई गांधी जी के द्वारा की जा रही थी, इसलिए 10 मार्च 1922 को लिखेंगे गांधी जी वॉज अरेस्टेड, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई। गांधी जी को जेल भेज दिया गया, इन्हें 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई। हालांकि गांधी जी की इस बात को लेकर बड़ी आलोचना हुई। ज्यादातर नेताओं ने इसका विरोध किया कि गांधी जी को ऐसे समय पर यह आंदोलन नहीं बंद करना चाहिए था जब वो सफल होने की कगार पर था। और सबसे मेन चीज ये थी
कि जब से गांधी जी भारत आए थे तब से भारत में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी कम हुई थी क्योंकि देश के युवा भी गांधी जी से इन्फ्लुएंस होकर उनके साथ आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया तो गांधी जी को जेल हो गई और यहाँ पर देश के युवाओं के अंदर जो गांधी जी को लेकर विश्वास था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया और यही रीजन रहा कि देश के युवाओं ने फिर से क्रांतिकारी दल बनाकर फिर से रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना करके यहाँ पर हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया, चाहे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो चाहे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो। गांधी जी को इस तरह के 6 वर्ष की कारावास की सजा दी गई, लेकिन गांधी जी केवल और केवल लगभग 2 साल जेल में रहे। खराब स्वास्थ्य की वजह से इन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। और क्योंकि गांधी जी 1924 को ही रिहा हुए, यही रीजन है कि जब 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, कर्नाटक के बेलगांव में। तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता ही इस बार में गांधी जी को ही अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो कि एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के बार की गई थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल भी है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एकमात्र अधिवेशन जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी के बार की गई वो कौन सा अधिवेशन था? 1924 में हुआ बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। याद की बात की है सबको। 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। इसी के अगले साल 1923 में 1923 में स्थापना हुई स्वराज पार्टी की। लिखेंगे 1923 स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। सर गांधी जी को बापू नाम किसने दिया था मेरे भाई? हम पढ़ चुके हैं, जब हमने गांधी शुरू किया था पढ़ना तो हमने सबसे पहले गांधी जी के जीवन के बारे में और गांधी जी के परिचय के बारे में बात की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद गांधी जी को बापू का नाम दिया गया मेरे भाई। 1923 में गठन हुआ स्वराज पार्टी का। जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई तो ध्यान रखेंगे इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। लिखेंगे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनसी किंकर। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनसी किंकर के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई। इसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना था और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग को उठाना था और अगर मांग ना मानी जाए तो विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना इस पार्टी का उद्देश्य था। लेकिन आप जानते होंगे 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने के बाद 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और चित्तरंजन दास के मरने के ही बाद ये पार्टी पूरी तरीके से कमजोर पड़ गई। जिस समय गांधी जी को रिहा किया गया, जिस समय गांधी जी को जेल से रिहा किया गया यानी कि फरवरी 1924 में जेल से निकलने के बाद गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ व्हिच इज नोन एज गांधीदास पैक्ट, गांधीदास समझौता। जब गांधी जी जेल से रिहा हुए तो गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में मुलाकात हुई, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत असहयोग अब राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। सबसे पहले तो इस बात की घोषणा दी गई, सबसे पहले तो इस बात की घोषणा दी गई कि अब असहयोग राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। और दूसरा, गांधी जी के द्वारा स्वीकार किया गया कि अब स्वराज पार्टी के हाथों में अधिकार दिया जाएगा कि वो कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अंग के रूप में विधानसभा के अंदर काम करें। गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई और इसी के तहत गांधी जी के द्वारा चरखे का प्रचार प्रसार किया गया और गांधी जी के द्वारा चरखे का प्रचार प्रसार किया गया। सर इंदिरा गांधी के समय हुई इमरजेंसी के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। अच्छा, गूगल और कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, अपनी अपनी कहानी लिखी हुई है मेरे भाई। क्या नाम है आपका? देवेश। आपको बताया मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, ठीक है। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूं कि मेरे भाई जो भारत का इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ यानी कि 1964 तक खत्म हो जाती है। हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए जो इंडियन हिस्ट्री हमारे पास है या एक्चुअली जो भारत का इतिहास है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर यानी कि पूरा पाषाण काल से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक यानी कि 1964 तक है। तो भारत का इतिहास में 1964 तक पढ़ना होता है। इंदिरा गांधी के बारे में आपको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, 1928 में भारत भेजा गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन या साइमन आयोग। दोस्तों याद रखेंगे 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में कुल 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे और सातों के सातों फिरंगी अंग्रेज ब्रिटिशर्स। और ध्यान रखेंगे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया सर जॉन साइमन को और क्योंकि इसकी अध्यक्षता जॉन साइमन कर रहा था इसलिए इसको साइमन कमीशन या इसको व्हाइट कमीशन, श्वेत आयोग कहा जाता है। साइमन आयोग का गठन नवंबर 1927 में ही किया जा चुका था। जिस समय साइमन कमीशन भारत भेजा गया उस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड इरविन हुआ करता था। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि भाई साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? जब 1919 में जब जब 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम पारित करके भेजा गया जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के ही तहत प्रांतों में वैध शासन लगाया गया और डायरेक्टली वाज अप्लाइड इन द प्रोविंसेस। और जब प्रांतों में वैध शासन लगाया गया तो ये निर्धारित किया गया कि हर 10 साल के बाद एक आयोग, एक कमीशन को भारत भेजा जाएगा जो जाकर समीक्षा करेगा, ये चेक करेगा वेदर दैट डायरेक्टली वाज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। इसलिए 1919 से ठीक 10 साल के बाद भेजा जाना था 1929 में साइमन कमीशन या कमीशन। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में चुनाव थे, इलेक्शन थे, इसलिए नवंबर 1927 में ही इस आयोग का गठन कर दिया गया। जब हमें पता चला कि साइमन कमीशन में सारे के सारे ही तिरंगे हैं, सारे के सारे ही अंग्रेज हैं, तो कांग्रेस के द्वारा मांग की गई कि भाई साइमन कमीशन में कम से कम एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए क्योंकि भारत में आकर ही वैध शासन की समीक्षा उस आयोग को करनी है। अगर उसमें कम से कम आप एक भारतीय सदस्य को रखें तो हम भी इंश्योर कर सकेंगे कि ठीक है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट बनाने में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बरती है, पारदर्शिता बरती है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। बस ठीक है। दिसंबर 1927 में हुआ मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी के द्वारा की जा रही थी।
इसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी के द्वारा की गई थी और इन्हीं की अध्यक्षता में ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया और डिसाइड किया गया कि हम साइमन कमीशन को बाइकआउट करेंगे, पूरी तरीके से उसका बहिष्कार करेंगे। सारे के सारे लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन साइमन कमीशन को समर्थन प्राप्त हुआ। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा यूनियनिस्ट पार्टी और मोहम्मद शफी ग्रुप इन मुस्लिम लीग में मोहम्मद शफी ग्रुप, ये तीन समर्थन कर रहे थे साइमन कमीशन का, बाकी सारे लोग विरोध कर रहे थे। फाइनली 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन रीच्ड बॉम्बे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन का आयोग या साइमन कमीशन का आगमन बम्बई में हुआ और ध्यान रखेंगे पूरे के पूरे बम्बई में स्ट्राइक की गई, हड़ताल की गई। साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे दिखाकर किया गया और नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इस आयोग का विरोध लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। लाहौर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय। लिखेंगे ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान, लिखेंगे ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन या साइमन आयोग के ही विरोध प्रदर्शन के दौरान। लिखिए लाला लाजपत राय डाइड इन लाहौर, लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। लाला लाजपत राय डाइड इन लाहौर, लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु हुई। क्योंकि आप जानते हैं जब विरोध प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व लाला लाजपत राय लाहौर में कर रहे थे तो वहीं पर स्कॉट नाम का एक अधिकारी है जिसने वहां पर लाठीचार्ज करवाया और उसी लाठीचार्ज में बुरी तरीके से घायल हो जाने की वजह से ही पंजाब के लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लेकिन साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की गई, यानी कि 27 मई 1930 को साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। इसके बाद 1928 में ही पेश की गई नेहरू रिपोर्ट। 1928 1928 में पेश की गई नेहरू रिपोर्ट, जो कि किसके द्वारा पेश की गई थी, लिखेंगे बाय मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही पेश की गई थी। साइमन कमीशन के गठन से पहले 1925 में 1925 में ही भारत का राज्य सचिव हुआ करता था लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा कांग्रेस को चैलेंज दिया गया था और कांग्रेस से कहा गया था कि आप अपने संविधान का निर्माण कीजिए और कहा गया था कि आप संविधान की रूपरेखा तैयार करके हमें दीजिए और एक ऐसा मसौदा तैयार कीजिए, कैसी रूपरेखा तैयार कीजिए जिसमें वो सारे के सारे प्रोविजंस और प्रावधान लिखे हों जिससे आप भारत की राज्य व्यवस्था चलाना चाहते हैं। तो केवल लंबे समय से स्वराज की मांग कर रहे थे। लॉर्ड बर्कनहेड का कहना था, हमको स्वराज दे दे, अपना शासन चलाने की परमिशन अधिकार आपको दे दी तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप सुचारू रूप से सही तरीके से प्रशासन को चलाएंगे। इसलिए कम से कम हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट तो तैयार करके दीजिए, आप एटलीस्ट एक रूपरेखा तैयार कर दीजिए, मसौदा तैयार कर दीजिए जिसमें आप सारे के सारे प्रावधान लिखिए जिससे आप राज्य व्यवस्था चलाएंगे। अगर उस मसौदे पर सारे के सारे राजनीतिक दल, सारी पॉलिटिकल पार्टीज सर्वसहमति से हस्ताक्षर करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपको स्वराज देने के लिए तैयार। मोतीलाल नेहरू एक्सेप्टेड द चैलेंज। मोतीलाल नेहरू ने और भारतीय नेताओं ने इसको स्वीकार किया और ध्यान रखेंगे मई 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। मई 1928 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यों की समिति बनाई गई। इसी सम्मेलन में एक कमेटी बनी, एक समिति का गठन किया गया which had 4 members जिसमें 4 सदस्य थे, which had 4 members जिसमें 4 सदस्य थे और इन्हीं 4 सदस्यों के द्वारा ध्यान रखेंगे 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। लिखेंगे द ड्राफ्ट ऑफ दिस रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। इस रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। लिखेंगे द हेड्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज साइंड द रिपोर्ट। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए, बट मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट साइन द रिपोर्ट। लेकिन इस रिपोर्ट पर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए। इस रिपोर्ट में कहीं पर भी भारतीय मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी बात से नाराज होकर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इस रिपोर्ट पर साइन नहीं की गई और 1928 में जिन्ना ने पेश किया जिन्ना फॉर्मूला। 1928 में ही जिन्ना के द्वारा पेश किया गया जिन्ना फॉर्मूला और ध्यान रखेंगे इसी जिन्ना फॉर्मूला के तहत 1928 में मोहम्मद अली जिन्ना रेज्ड हिज 14 डिमांड्स। लिखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अपनी 14 मांगे रखी गई या अपनी 14 मांगे उठाई गई। 1928 में ही गुजरात के बारदोली में हुआ बारदोली सत्याग्रह, जो कि वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। 1928 में हुआ बारदोली सत्याग्रह। गुजरात में बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% लगान या 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। लेकिन बाद में जो लगान की बढ़ी हुई 30% दरें थी उन्हें 30% से घटाकर इस आंदोलन के बाद 6.3% कर दिया गया। कहने का मतलब बारदोली सत्याग्रह पूरी तरीके से सफल रहा, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और ध्यान रखेंगे इसी की सफलता के उपलक्ष्य में बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी गई सरदार की। और बारदोली सत्याग्रह की ही बात से ये कहलाने लगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद 1929 में हुआ फेमस लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता पहली बार कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ध्यान रखेंगे 1929 के इस ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में ही टोटल इंडिपेंडेंस बिकेम द एम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज निर्धारित किया गया। और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस के द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया और हर साल इसे स्वाधीनता दिवस के ही रूप में मनाया जाता था। और यही कारण है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को कांग्रेस को कभी से लागू नहीं किया, बल्कि निर्धारित किया कि 2 महीने के बाद जिस दिन हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं उस दिन भारत के संविधान को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा।
कहानी पहुंची 1929 तक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1930 में साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई। सर सीपीओ में बहुत क्वेश्चन आए थे आपकी क्लास से, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर क्वेश्चन आए थे तो इससे बेटर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अब 1930 में साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश कर दी गई, और क्योंकि हमने साइमन कमीशन को पूरी तरीके से बहिष्कार किया था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना और ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि हम विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को लंदन बुलाकर साथ में बैठकर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही 1930, 1931 और 1932 में करवाए गए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस या 3 गोलमेज सम्मेलन। लेकिन गोलमेज सम्मेलन से पहले हम बात करेंगे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल आपसे मुलाकात होगी और हम बात करेंगे कल अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, गांधी जी की दांडी मार्च के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।